हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विथ राधा। गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर नॉलेज एंड कैरिकुलम के कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल डिस्कशन फ्रेमवर्क 2005 में वर्णित शिक्षा की परिकल्पना का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एनसीएफ 2005 भारत में स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम। तो पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण प्रथाओं के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है। जो एनसीएफ होता है वो पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण प्रथाओं के लिए एक निर्देशात्मक दिशा निर्देशक के रूप में काम करता है। ठीक है। एनसीएफ 2005 ने शिक्षा पर पिछली सरकार की रिपोर्टों जैसे लर्निंग विदाउट बर्डन और नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, 1992 और फोकस ग्रुप डिस्कशन पर अपनी नीतियों को आधारित किया है। ठीक है। एनसीएफ के अनुसार शिक्षक की भूमिका। तो एनसीएफ के अनुसार शिक्षक की जो भूमिका होती है वो भारत के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में एक शिक्षक से यह अपेक्षा की गई कि वह बच्चों के सीखने में सहायक हो। यानी कि जो भारत की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह कहा गया कि जो शिक्षक होता है उसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो बच्चों के सीखने में सहायता करे, यानी कि जो बच्चे हैं उनको सीखने में वो मदद करे, हेल्प करे, जिससे बच्चों को ज्ञान का निर्माण करने में मदद मिले। ठीक है। एक शिक्षक की यह शिक्षार्थी, परामर्शदाता, प्रबंधक, मूल्यांकनकर्ता और प्रवर्तक के रूप में कार्य करता है। यानी कि जो एक शिक्षक होता है वो शिक्षार्थी, परामर्शदाता, प्रबंधक, मूल्यांकनकर्ता और प्रवर्तक के रूप में कार्य करता है। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, नेशनल डिस्कशन फ्रेमवर्क 2005 में वर्णित शिक्षा की परिकल्पना का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। तो जो एनसीएफ 2005 भारत में स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करता है उसका कार्य क्या है कि पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण प्रथाओं के लिए एक दिशा निर्देशित के रूप में कार्य करता है। ये एक दिशा डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। एनसीएफ 2005 ने शिक्षा पर पिछली सरकार की रिपोर्टों जैसे लर्निंग विदाउट बर्डन, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, 1992 और फोकस ग्रुप डिस्कशन पर अपनी नीतियों को आधारित किया है। ठीक है। और इसके अनुसार जो शिक्षक की भूमिका होती है वो ऐसी होती है कि जो शिक्षक होता है उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो बच्चों को सीखने में, उनकी लर्निंग प्रोसेस में उनकी हेल्प करे। ठीक है। और जो शिक्षक होता है उसकी जो भूमिका होती है वो शिक्षार्थी, परामर्शदाता, प्रबंधक, मूल्यांकनकर्ता और प्रवर्तक के रूप में वो कार्य करता है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, पाठ्य चर्चा के विभिन्न तथ्य क्या हैं? पाठ्य चर्चा विकास के मूल सिद्धांतों को लिखिए। तो पाठ्य चर्चा के जो विभिन्न तथ्य हैं वो पाठ्य चर्चा द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। यह एक ऐसा साधन है जो छात्र तथा अध्यापक को जोड़ता है। यानी कि जो कैरिकुलम होता है वो टीचर और स्टूडेंट दोनों को जोड़ने का काम करता है और इससे दोनों को ही मदद मिलती है। टीचर को ये मदद मिलती है कि उसको क्या पढ़ाना है और स्टूडेंट को ये हेल्प हो जाती है कि उसे ये नॉलेज हो जाता है कि उसको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। अध्यापक पाठ्य चर्चा के माध्यम से छात्रों के मानसिक, शारीरिक, नैतिक, सांस्कृतिक, संवेदनात्मक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक विकास के लिए प्रयास करता है। पाठ्य चर्चा द्वारा छात्र को जीवन जीने की शिक्षा प्राप्त होती है। यानी कि पाठ्य चर्चा के द्वारा जो स्टूडेंट होता है उसको जीवन जीने के लिए शिक्षा जो आवश्यक होती है उसे प्राप्त होती है। ठीक है। पाठ्य चर्चा के निर्माण के निम्नलिखित सिद्धांत हैं। तो जो पाठ्य चर्चा होता है उसके निर्माण के कुछ मुख्य सिद्धांत होते हैं। पहला है हमारा शैक्षिक उद्देश्यों की अनुकूलता का सिद्धांत। शैक्षिक जो उद्देश्य होते हैं शिक्षा के उनके अनुकूलता का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत होता है बच्चों को आवश्यकताओं, योग्यताओं, रुचि एवं भावनाओं की अनुकूलता का सिद्धांत। तीसरा होता है हमारा जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। पाठ्य चर्चा में मानव जीवन के समस्त उपयोगी अनुभवों के समावेश का सिद्धांत। ठीक है। और लास्ट है हमारा उपयोगिता का सिद्धांत। तो ये पाठ्य चर्चा के कुछ सिद्धांत हैं। पहला है हमारा शैक्षिक उद्देश्यों की अनुकूलता का सिद्धांत। दूसरा है बच्चों को आवश्यकताओं, योग्यताओं, रुचि एवं भावनाओं की अनुकूलता का सिद्धांत। तीसरा है हमारा जीवन में संबंधित होने का सिद्धांत। चौथा है हमारा पाठ्य चर्चा में मानव जीवन के समस्त उपयोगी अनुभवों के समावेश का सिद्धांत। और पांचवा है हमारा उपयोगिता का सिद्धांत। ठीक है।
थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, ज्ञान निर्माण से आप क्या समझते हैं, जानने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज्ञान निर्माण होता क्या है। ठीक है, तो ज्ञान का निर्माण क्या है। ज्ञान का निर्माण एक सक्रिय प्रक्रिया है जो व्यक्तिगत या सामाजिक जुड़ाव के माध्यम से होती है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रशिक्षकों को शिक्षार्थियों को भागीदारी विधियों का उपयोग करके अर्थ बताने की प्रक्रिया में सामाजिक और व्यक्तिगत रूप में संलग्न होने के अवसर प्रदान करने चाहिए। यानी ज्ञान का निर्माण क्या होता है, तो ज्ञान का निर्माण एक एक्टिव प्रोसेस होता है, एक सक्रिय प्रक्रिया होती है जो व्यक्तिगत यानी कि पर्सनालिटी और सामाजिक जुड़ाव के माध्यम से होती है। ठीक है, इसका तात्पर्य यह है कि प्रशिक्षकों यानी कि जो ट्रेनर होता है वो शिक्षार्थियों को भागीदारी यानी कि पार्टिसिपेशन के मेथड का उपयोग करके उनको उसका अर्थ बताए और सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से संलग्न होने के अवसर प्रदान करना चाहिए। ठीक है, ज्ञान का महत्व क्या होता है, तो ज्ञान भौतिक और आध्यात्मिक जगत को समझने में मदद करता है। यानी कि जो नॉलेज होता है वो हमको भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों को समझने में मदद करता है। ज्ञान से ही मानसिक, बौद्धिक, स्मृति, निरीक्षण, कल्पना व तर्क आदि शक्तियों का विकास होता है। ज्ञान से हमें यानी कि अगर नॉलेज होता है तो उससे मानसिक, बौद्धिक, स्मृति और निरीक्षण, कल्पना व तर्क शक्तियों का विकास होता है हमारे अंदर। ज्ञान समाज सुधारने में सहायता होता है। यानी कि ज्ञान अगर हो तो समाज को सुधारा जा सकता है, उसमें वो सहायता प्रदान करता है। जैसे अंधविश्वास, रूढ़िवादिता को दूर करना, यानी जो समाज में अज्ञानता के कारण जो अंधविश्वास फैले हुए हैं, रूढ़िवादिता फैली हुई है, उसको हम ज्ञान से दूर कर सकते हैं। ज्ञान शिक्षा प्राप्ति हेतु साधन का काम करता है। ठीक है, तो ये थे ज्ञान के कार्य। एक बार फिर से देख लेते हैं ज्ञान का क्या महत्व होता है हमारे जीवन में। तो ज्ञान भौतिक और आध्यात्मिक जगत को समझने में मदद करता है। ज्ञान से ही मानसिक, बौद्धिक, स्मृति, निरीक्षण, कल्पना व तर्क शक्तियों का विकास होता है। ज्ञान समाज को सुधारने में सहायता करता है। समाज को सुधारने में किस प्रकार सहायता करता है, जैसे अज्ञानता के कारण जो अंधविश्वास समाज में फैले हुए हैं, रूढ़िवादिता फैली हुई है, उसको दूर करने में मदद करता है। ज्ञान शिक्षा प्राप्ति हेतु साधन का काम करता है। ठीक है, तो ये सारे हो गए ज्ञान के महत्व। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं कि जानने की प्रक्रिया के विभिन्न तरीके क्या हैं। तो जानने की प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति अपनी सोच को सामाजिक अंतरक्रिया के द्वारा संशोधित करता है। यानी कि जो व्यक्ति होता है वो सामाजिक अंतरक्रिया करके अपनी जो सोच होती है उसको संशोधित करता है, उसको मॉडिफाई करता है। संवेग हमारे विचारों का आकार देने में, व्यवहार को प्रभावित करने में और ज्ञान की प्राप्ति को गति देने में एक शक्तिशाली भूमिका निभाते हैं। यद्यपि संवेग हमारे आत्मसमझ तथा संसार को समझने की कुंजी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन और शिक्षा किस प्रकार से संबंधित है। छात्र अध्यापकों को शिक्षा दर्शन क्यों पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दर्शन और शिक्षा एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं। ठीक है, तो शिक्षा दर्शन की एक शाखा है। यानी कि जो शिक्षा है वो दर्शन की ही एक शाखा है, उसी का एक ब्रांच है, जहाँ दार्शनिक सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा के दायरे में किया जाता है। शिक्षा दर्शन से संबंधित समस्याओं पर विचार करती है तथा उससे समाधान हेतु दार्शनिक दृष्टिकोण का प्रयोग करती है। ठीक है, शिक्षा और दर्शन एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, इनमें अटूट संबंध होता है। यानी कि जो शिक्षा होता है वो दर्शन का ही एक ब्रांच होता है, दर्शन की एक शाखा होती है, जहाँ दार्शनिक सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा के दायरे में किया जाता है। शिक्षा दर्शन से संबंधित समस्याओं पर विचार करती है और उनके समाधान हेतु दार्शनिक दृष्टिकोण का यानी कि जो फिलॉसफिक अप्रोच होता है उसका उपयोग करती है। शिक्षा और दर्शन एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, इनमें अटूट संबंध होता है। यानी कि जो शिक्षा है और दर्शन है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। ठीक है, अतः शिक्षा और दर्शन के संबंध को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर प्रकाश डालना आवश्यक है। सबसे पहला है, दर्शन और शिक्षा अन्योन्य आश्रित है, यानी कि एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। प्राचीन काल में शिक्षा दर्शन पर आधारित रही है। जहाँ दर्शन शिक्षा को प्रभावित करता है वहीं शिक्षा दार्शनिक दृष्टिकोण को नियंत्रित करती है। यानी कि शिक्षा जो है वो दर्शन को प्रभावित करता है और शिक्षा दार्शनिक दृष्टिकोण को ही नियंत्रित करती है। जिस समय जो दर्शन प्रचलित होता है उसी के अनुकूल शिक्षा का निर्माण होता है। इसलिए वैदिक काल, मुस्लिम काल और वर्तमान काल की शिक्षा प्रणाली में अंतर है। ठीक है, जिस टाइम पे जो दर्शन
चलता है, प्रचलित होता है, उसी के अनुकूल शिक्षा का निर्माण किया जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य को पर्यावरण के अनुकूल बनाता है। संचार के सामयिक अनुभव से प्रभावित होकर व्यक्ति अपना विकास करता है। और इन्हीं विचारों से सहमत होते हुए रास महोदय ने लिखा है कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो एक ही वस्तु के विभिन्न दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं और एक दूसरे के प्रति अंतर्निहित हैं। दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है और शिक्षा क्रियात्मक पक्ष है। दर्शन और शिक्षा विचार और व्यवहार पर आधारित होते हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है हमारा शिक्षा और दर्शन दोनों जीवन के अभिन्न अंग हैं। यानी कि जो शिक्षा है और दर्शन दोनों ही हमारे जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दोनों जीवन के अभिन्न अंग हैं। शिक्षा मानव की अति महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह मानव जीवन में निरंतर क्रियाशील रहती है। दर्शन मनुष्य के जीवन के लक्ष्य, आदर्श, शाश्वत मूल्यों को आधार प्रदान करता है। मनुष्य के जीवन में सत्य की खोज दर्शन से ही है तथा सत्य को खोजने तथा उसको व्यवहार में लाने की योग्यता जो है वो हमें शिक्षा प्रदान करती है। और दर्शन प्रत्येक व्यक्ति के विशेष कार्यों को, विचारों और उनकी उत्तेजना को साधन प्रदान करता है। ठीक है। यानी कि जो शिक्षा होती है वो हमारे मानव जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, लेकिन दर्शन जो है उसकी सहायता से हम सत्य को खोजते हैं और अपनी जो आदर्श होते हैं और जो योग्यताएं होती है उसको डेवलप करते हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है हमारा दर्शन और शिक्षा का संबंध आत्मा और मूल्यों से है। दर्शन और शिक्षा क्रमशः आत्मा और मूल्यों से संबंधित है। मनुष्य के भौतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक पक्षों में समन्वय से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। यानी कि जो मनुष्य होता है उसका आध्यात्मिक, सामाजिक, इन दोनों पक्षों के कोऑर्डिनेशन से, उनके समन्वय से उनके व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उनकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है, उनकी पर्सनैलिटी बिल्डअप होती है। ठीक है। इन तीनों के सही और सत्य रूप का ज्ञान है हमें दर्शन के द्वारा इन तीनों के विकास की प्रक्रिया शिक्षा के माध्यम से होती है। ठीक है। इन तीनों का ज्ञान हमें दर्शन से मिलता है और इन तीनों की विकास की प्रक्रिया जो होती है वो शिक्षा के माध्यम से होती है। मूल्य क्या है, कैसे प्राप्त होते हैं, इनका रूप और अस्तित्व कैसा है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर और इनके जवाबदेही दर्शन और शिक्षा दोनों के ही पास होते हैं। ठीक है। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन था दर्शन और शिक्षा किस प्रकार से संबंधित हैं। तो दर्शन और शिक्षा जो होते हैं, जो शिक्षा है वो दर्शन का ही एक ब्रांच होता है जहाँ पर दार्शनिक सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा के दायरे में किया जाता है। शिक्षा दर्शन से संबंधित समस्याओं पर विचार करती है और उनके समाधान हेतु दार्शनिक दृष्टिकोण प्रदान करती है। शिक्षा और दर्शन एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, इनमें अटूट संबंध होता है। अतः शिक्षा और दर्शन के संबंध को समझने के लिए कुछ तथ्य हैं। ठीक है। पहला कह रहा है हमारा शिक्षा और दर्शन अन्योन्याश्रित हैं, यानी कि एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा था हमारा दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तीसरा स्टेटमेंट था हमारा शिक्षा और दर्शन दोनों जीवन के अभिन्न अंग हैं। और चौथा कह रहा है दर्शन और शिक्षा का संबंध आत्मा और मूल्यों से है। ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आदर्शवाद के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। आदर्शवाद का अर्थ और परिभाषा। तो आदर्शवाद के अर्थ को सबसे पहले हम देखते हैं। शिक्षा के विभिन्न विचारधाराओं में आदर्शवाद एक प्रमुख और प्राचीनतम विचारधारा है। विचारों की प्रकृति के सहारे जीवन लक्ष्य की प्राप्ति को प्रमुखता देने के कारण दर्शन के क्षेत्र में आदर्शवाद का विकास हुआ। आदर्शवाद संपूर्ण ब्रह्मांड की बुनियाद में विचारों का अस्तित्व मानता है और कहता है कि संपूर्ण सृष्टि विचार का प्रतिफल है। आदर्शवाद मन को सत्ता के रूप में परिवर्तन करते हुए प्रमुख मन माना गया है। ठीक है। यानी जो आदर्शवाद है वो मन की सत्ता के परिवर्तन के रूप में प्रमुख माना गया है। ठीक है। और ये बहुत ही जो आदर्शवाद है वो बहुत ही प्रमुख और प्राचीनतम विचारधारा है। ठीक है। विचारों की प्रकृति के सहारे से जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति को प्रमुखता दिया जाता है। ठीक है। आइए आदर्शवाद के अर्थ को समझते हैं। आदर्शवाद अंग्रेजी भाषा के आइडियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतर है। यह आइडियलिज्म शब्द मुख्य दो शब्दों से मिलकर बना है, आइडिया और इज्म, दोनों के योग से बना है। आइडिया का अर्थ है विचार और इज्म का अर्थ है वाद। आइडियलिज्म शब्द जो है उसकी उपज प्लेटो के विचारवादी सिद्धांत से हुई है।
इनके सिद्धांतों के अनुसार इस दृष्टि की अंतिम सत्ता विचारों अथवा विचारवादी है। विषय वस्तु के हिसाब से आइडियलिज्म के स्थान पर आइडिज्म नाम अधिक समीह और सार्थक मालूम पड़ता है। आदर्शवाद का अंग्रेजी आइडिज्म है, लेकिन उच्चारण यानी कि जो आदर्शवाद है उसका अंग्रेजी जो असली मीनिंग है वो है आइडिज्म, लेकिन इसको उच्चारण की दृष्टि से अंग्रेजी भाषा में एल शब्द जोड़कर आइडियलिज्म कहकर संबोधित किया जाता है। ठीक है। अब जेके रास के अनुसार आदर्शवाद की परिभाषा क्या है? तो जेके रास के अनुसार आदर्शवाद दर्शन के विभिन्न प्रारूप हैं, परंतु सभी प्रारूप के पीछे एक ही मान्यता है कि मन या आत्मा जगत की सार वस्तु है और सच्ची वास्तविकता मानसिक होती है। ठीक है, ये कहना था जेएस रास के अनुसार। डीएम दत्ता के अनुसार आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिक मानता है। ठीक है। हार्न ने कहा है कि आदर्शवादी शिक्षा दर्शन मानसिक जगत का मानव को अभिन्न अंग समझने की अनुभूति का विवरण है। ठीक है, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा था हमारा आदर्शवाद के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। तो आदर्शवाद का अर्थ हमने देखा, शिक्षा के विभिन्न विचारधाराओं में आदर्शवाद एक प्रमुख और प्राचीनतम विचारधारा है। विचारों की प्रवृत्ति के सहारे जीवन लक्ष्य की प्राप्ति को प्रमुखता देने के कारण दर्शन के क्षेत्र में आदर्शवाद का विकास हुआ। आदर्शवाद संपूर्ण ब्रह्मांड की बुनियाद में विचारों का अस्तित्व मानता है और कहता है कि संपूर्ण सृष्टि विचार का प्रतिफल है। आदर्शवाद मन को सत्ता के रूप में परिवर्तन करते हुए प्रमुख मानता है। ठीक है, इसके द्वारा प्रमुख माना गया है मन की सत्ता को। आदर्शवाद अंग्रेजी भाषा के आइडियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यह आइडियलिज्म शब्द मुख्य दो शब्दों से मिलकर बना है, आइडिया प्लस इज्म, इसके योग से बना है। आइडिया का अर्थ होता है विचार या आदर्श तथा इज्म का अर्थ होता है वाद। आइडियलिज्म शब्द जो है उसकी उपज प्लेटो के विचारवादी सिद्धांतों से हुई। उनके सिद्धांतों के अनुसार इस सृष्टि की अंतिम सत्ता विचारों अथवा विचारवादी है। विषय वस्तु के हिसाब से देखें तो आइडियलिज्म के स्थान पर आइडिज्म शब्द अधिक समीह और सार्थक मालूम पड़ता है। आदर्शवाद का अंग्रेजी जो है वो आइडिज्म है, लेकिन उच्चारण की सुविधा के दृष्टि से अंग्रेजी भाषा में एल शब्द जोड़ दिया गया है और आइडिज्म को आइडियलिज्म कहकर संबोधित किया जाता है। जेएस रास के अनुसार आदर्शवाद की परिभाषा देख लेते हैं। जेएस रास के अनुसार आदर्शवादी दर्शन के विभिन्न प्रारूप हैं, परंतु सभी प्रारूप के पीछे एक ही मान्यता है कि मन या आत्मा जगत की सार वस्तु है और सच्ची वास्तविकता मानसिक होती है। ठीक है, जो इन्होंने कहा कि जो सच्ची वास्तविकता होती है वो मानसिक होती है। डीएम दत्ता के अनुसार आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिक मानता है। ठीक है, हार्न ने आदर्शवाद को ऐसे परिभाषित किया है, आदर्शवादी शिक्षा दर्शन मानसिक जगत का मानव को अभिन्न अंग समझने की अनुभूति का विवरण है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन निषेधात्मक शिक्षा क्या है? तो निषेधात्मक शिक्षा को हम देखते हैं। रूसो ने मानव जीवन में अध्ययन से संबंधित चारों अवस्थाओं की शैक्षिक योजना पर विस्तार से वर्णन किया। इसमें यंत्र तंत्र निषेधात्मक शिक्षा की चर्चा आई। रूसो का कहना है कि विधाता जो है वो प्रत्येक वस्तु को इच्छा से बनाता है और मनुष्य उसमें छेड़छाड़ करता है और उसे दूषित बना देता है। यानी कि ये कहते हैं कि जो विधाता है वो प्रत्येक वस्तु को अपनी इच्छा से अपनी रुचि से बनाता है, लेकिन जो मनुष्य होता है उन वस्तुओं में छेड़छाड़ करता है और उस वस्तु को दूषित बना देता है। इस विचार के चलते रूसो ने अपने समय में प्रचलित धनात्मक शिक्षा का स्वरूप समाज के सामने रखा। उनका मत था कि बालक की प्रथम शिक्षा पूर्ण रूप से नकारात्मक या निषेधात्मक होना चाहिए। निषेधात्मक शिक्षा से उनका तात्पर्य उस शिक्षा से है जो ज्ञान की सीधी रूप में प्रदान कर बालक के दिमाग को ज्ञान का भंडार बढ़ने से पहले उसके विभिन्न अंग और ज्ञानेंद्रियों का विकास करे, जो ज्ञान के द्वार है। ठीक है, अब देखते हैं निषेधात्मक शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं। निषेधात्मक शिक्षा के उद्देश्य होते हैं बच्चों का स्वतंत्र विकास, यानी कि जो बच्चे होते हैं उन पे पहले से ही कंट्रोल ना किया जाए, उन्हें अनियंत्रित किया जाए और उनको स्वतंत्रता दी जाए, ताकि उनका स्वतंत्र विकास हो सके। ठीक है, दूसरा है दुर्गुणों से रक्षा, बच्चों को दुर्गुणों से बचाना चाहिए। तीसरा है शरीर को स्वस्थ बनाना, यानी कि निषेधात्मक शिक्षा में के जो उद्देश्य हैं, तीसरा उद्देश्य है वो है शरीर को स्वस्थ बनाए रखना। चौथा है विवेकशील को विकसित करना, यानी कि जो विवेक है उसको विकसित करना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं बताइए।
तो प्रकृतिवादी शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं, तो आइए उसको देखते हैं। शिक्षा में प्रकृतिवाद का आंदोलन बेकन और कम्युनियस ने प्रारंभ किया, परंतु इस आंदोलन को प्रमुख चरम पर रूसो ने पहुंचाया। यानी कि प्रकृतिवाद जो आंदोलन था वो बेकन और कम्युनियस ने स्टार्ट किया था, लेकिन इस आंदोलन को चरम सीमा पे पहुंचाने वाले जो शिक्षाविद थे वो रूसो थे। ठीक है। प्रकृतिवादी शिक्षा के क्षेत्र में उन सभी उद्देश्यों, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों अर्थात ऐसी पूरी शिक्षा प्रक्रिया के विरुद्ध है जो बालक के स्वतंत्र और स्वाभाविक विकास में बाधा बनती है। प्रकृतिवाद इस विचारधारा की और लोगों का ध्यान आकर्षित करती है कि शिक्षा बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए। ठीक है। यानी कि जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो बालक के लिए बनाया जाए, ना कि बालक को शिक्षा के लिए बनाया जाए। ठीक है। इसका आधार प्रकृतिवाद की निम्नलिखित विशेषताएं बताई जा सकती हैं। पहला है प्रकृतिवाद जो है वो बालक केंद्रित शिक्षा है। यहाँ पे जो प्रकृतिवाद में जो एजुकेशन दिया था तो वो स्टूडेंट सेंटर होता था, यानी कि बालक केंद्रित शिक्षा होती थी। दूसरा है इंद्रिय प्रशिक्षण प्रतिबल। तीसरा है पुस्तकीय ज्ञान का विरोध। प्रकृतिवाद जो है वो पूरी तरह से पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करता है। चौथा है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित शिक्षा। यानी इसकी जो विशेषताएं वो कौन कौन सी है। पहला है ये स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन इसमें प्रोवाइड होती है, यानी कि बालक केंद्रित शिक्षा प्राप्त होती है। दूसरा इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है, यानी कि इंद्रियों के प्रशिक्षण पे बल दिया जाता है। पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया जाता है और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित शिक्षा इस पर दी जाती है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा प्रयोगवादी शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो प्रयोगवादी शिक्षा की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है शिक्षा जीवन के रूप में, यानी कि जो एजुकेशन है वो जीवन के रूप में हो, यानी कि जीवन के मूल तत्वों का इसमें वर्णन हो। दूसरा है शिक्षा विकास के रूप में। शिक्षा जो है वो विकास, व्यक्तित्व के विकास के लिए, व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए दिया जाना चाहिए। थर्ड है हमारा शिक्षा अनुभव के निरंतर पुनर्निर्माण के रूप में, यानी कि जो शिक्षा है वो अनुभव के निरंतर पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन के लिए होना चाहिए। चौथा ऑप्शन कह रहा है हमारा कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में। शिक्षा जो है वो सामाजिक प्रक्रिया है, ये समाज में ही हमको शिक्षा ग्रहण होती है। पांचवा पॉइंट कह रहा है शिक्षा राज्य की जिम्मेदारी के रूप में, यानी कि शिक्षा ऐसी हो जो हमें राष्ट्र और राज्य की जिम्मेदारी के बारे में संलग्न कराए, उसके बारे में हमें बताए। ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। प्रयोगवादी शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं बताइए क्वेश्चन है, और प्रयोगवादी शिक्षा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है शिक्षा जीवन के रूप में, एजुकेशन एज अ लाइफ। शिक्षा विकास के रूप में, एजुकेशन एज अ ग्रोथ। शिक्षा अनुभव के निरंतर पुनर्निर्माण के रूप में, एजुकेशन एज अ कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, एजुकेशन एज अ सोशल प्रोसेस। शिक्षा राज्य की जिम्मेदारी के रूप में। ठीक है। ये प्रयोगवादी शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं थी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा पाठ्य चर्चा विकास के कितने चरण होते हैं। तो पाठ्य चर्चा विकास के चरण जो होते हैं वो 4 होते हैं। तो 4 आवश्यक चरण इसमें दिए हुए। पहला है योजना, दूसरा है विषय वस्तु की विधियाँ, तीसरा है कार्यान्वयन और चौथा है मूल्यांकन और रिपोर्टिंग। ये 4 जो चरण है वो मुख्य रूप से बताए गए हैं। पाठ्य चर्चा के मुख्य 4 चरण होते हैं। पहला है योजना, दूसरा है विषय वस्तु और विधियाँ, तीसरा है कार्यान्वयन और चौथा है मूल्यांकन और रिपोर्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पाठ्य चर्चा का महत्व क्या है। तो पाठ्य चर्चा का महत्व है, पाठ्य चर्चा का उद्देश्य बालक केंद्रित शिक्षा प्रदान करना है, यानी कि जो कैरिकुलम होती है उसका उद्देश्य होता है बालक केंद्रित, स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है। इसके अंतर्गत छात्रों को व्यक्तिगत एवं शैक्षिक रुचियों, योग्यताओं व क्षमताओं को दृष्टिगत रखते हुए छात्रों को शिक्षा प्रदान करना, यानी कि इसमें ये भी देखा जाता है कि जो स्टूडेंट है, छात्र है, उसकी रुचि किस में है। ठीक है। उनकी रुचियों और उनकी योग्यताओं और क्षमताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। इससे यह लाभ होता है कि सर्वप्रथम तो बालक विद्यालय आने में रुचि लेने लगता है। अगर हम बच्चों के एजुकेशन अगर उनके इंटरेस्ट के हिसाब से दें तो बच्चों की इंटरेस्ट उसमें डेवलप होने लगती है और वो रेगुलर विद्यालय आने में इंटरेस्टेड हो जाते हैं, तो उसमें वो रुचि रखने लगता है और इस प्रकार वो अपनी रुचि के अनुसार ज्ञान प्राप्त करता है। यानी कि पाठ्य चर्चा के वजह से ही जो बालक होता है उसको एजुकेशन में रुचि आती है और वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही नॉलेज गेन करता है। ठीक है।
एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। पाठ्य चर्चा का क्या महत्व है? तो पाठ्य चर्चा का उद्देश्य जो होता है वो बालक के अंदर शिक्षा प्रदान करना होता है। इसके अंतर्गत छात्रों की व्यक्तिगत एवं शैक्षिक रुचियों, योग्यताओं और क्षमताओं का विकास किया जाता है और उसके हिसाब से उनको शिक्षा प्रोवाइड की जाती है, एजुकेशन प्रदान किया जाता है। इसके लाभ यह है कि सर्वप्रथम तो बालक विद्यालय आने में रुचि लेने लगता है और इस प्रकार वो अपनी रुचि के अनुसार ही शिक्षा ग्रहण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा कब बनाई गई? तो जो प्रथम राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा थी वो बनी थी हमारी 1986 में। शिक्षा नीति 1986 के संदर्भ में 1988 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए एक रूपरेखा को विकसित किया गया था। लगभग 12 वर्ष के अंतराल के बाद सन 2000 में तथा 2005 में स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा विकसित की गई थी। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।